जय हिंद दोस्तों, टारगेट मिशन मधुबन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट चल रहा है। सॉरी दोस्तों, 3-4 दिन से वीडियो ने अपलोड नहीं हो पा रहा था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग थोड़ा सा इनएक्टिव हो गए हैं, एक्टिव हैं हम लोग। बात एक थोड़ा मैं कहीं चला गया था दोस्तों, जिस हिसाब से वीडियो नहीं बन पाया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए क्या होगा, बहुत सारे हेल्पफुल होंगे इसमें। ठीक, और बहुत सारे क्वेश्चन भी इसमें बताया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट जो एक तो करा दिया है, 2 भी करा दिया, ये तीसरी प्रैक्टिस सेट हमने लाया है। और ये नाम है सिर्फ एसएससी जीडी का, लेकिन इसमें बहुत सारे एग्ज़ामों को कवर किया गया है। ठीक है, जैसे आप एसएससी आप सीएचएसएल देंगे, उसके लिए एमटीएस आएगा मार्च अप्रैल में, उसके लिए भी सभी एग्ज़ामों को इसमें कवर करके चला जा रहा है। ठीक है, मैथ भी इसमें अपलोड हो रहा है, उसको भी देखिए आप, रीजनिंग भी देखिए आप, और ये जीके जीएस में जो करा रहा हूँ उसको भी देखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपको कम से कम 5 क्वेश्चन, 5 या 6 आंसर तो मिलने ही मिलने हैं। तो कहीं ना कहीं इस 20 क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हमने 50 से 60 या 70 क्वेश्चन तक तैयार कर लिया है। तो आई होप सो दोस्तों, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे आप लोग। दोस्तों, ठंडी बहुत ज़्यादा है, आप ठंड से बचिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक, तैयार हैं आप लोग? आइए, लेट्स हैव अ बिगिन। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट ये तीसरा है। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया है, और ये शानदार प्रश्न है। देखिए, ये एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, पहला क्वेश्चन से। अ प्रॉमिस लैंड एक पुस्तक है, एक बुक है, और इसका लेखक पूछा गया है कि कौन है, इसका लेखक कौन है। तो आप देखिए, आत्मकथाएं भी पूछी जाती हैं, तो ये एक आत्मकथा है अ प्रॉमिस लैंड। आप जानते हैं दोस्तों, आंसर क्या होगा इसमें, बराक ओबामा की है। तो आप बराक ओबामा के बारे में जब ये आंसर आया, ये तो बराक ओबामा के बारे में थोड़ी जान लीजिए। देखिए, बराक ओबामा जानते हैं आप लोग दोस्तों, यह अमेरिका के क्या हैं, यह अमेरिका के क्या रह चुके हैं, फॉर्मर एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अश्वेत राष्ट्रपति। इनका जो कार्यकाल था दोस्तों, बराक ओबामा का जो कार्यकाल था, आप जानते हैं पहली बार यह 2009 में क्या हुए थे, राष्ट्रपति बने थे। और इनके बारे में यह भी प्रश्न आता है कि कितने नंबर के बने थे, तो ये जो 44वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे दोस्तों। और साथ ही साथ आप देखेंगे यह पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनने वाले अमेरिका के ये राष्ट्रपति हैं। अश्वेत का मतलब यह होता है कि देखिए, वहाँ पे देखेंगे आप लोग, जो अफ्रीका के जो मूल निवासी नहीं होते हैं, मूल निवासी वही जा करके अमेरिका में बस गए हैं, तो उन्हीं को बोला जाता है क्या, अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता है। वो काले लोग होते हैं, ब्लैक होते हैं। तो बराक ओबामा क्या है, अश्वेत हैं, ब्लैक हैं। ठीक, तो अश्वेत का मतलब होता है काला। ठीक, तो ये हो गया। ये 2000, इनका कार्यकाल 2 बार था, 2009 से ये 13 साल, 9-4-13। और एक मजे की बात यह है दोस्तों कि राष्ट्रपति आप देखेंगे अमेरिका में कार्यकाल 4 साल का होता है राष्ट्रपतियों का। तो 9 से 13 तक। और दूसरा कार्यकाल इनका देखेंगे दोस्तों 13 से लेकर के, ठीक है, 2000 यहाँ मैं लिख रहा हूँ, 2013 से लेकर के 2017 तक इनका क्या है, कार्यकाल रहा। तो आई होप सो समझ में आ रहा है दोस्तों। तो आइए अगला देखते हैं। अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों, ठीक, ये देख लीजिएगा ध्यान से। अगला हम लोग देखते हैं इनके बारे में। हाँ, नेल्सन मंडेला के बारे में देखिए। नेल्सन मंडेला को जानते हो दोस्तों, इनकी एक बुक है, नेल्सन मंडेला की एक बुक है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, हाँ, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कौन सी बुक है दोस्तों, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है दोस्तों, टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है, ये बुक है नेल्सन मंडेला की, यानी हाँ, आज़ादी, हाँ, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये इनकी क्या है, पुस्तक है। ठीक, इनके बारे में और दोस्तों जानते हैं, इन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, अफ्रीका का गांधी दोस्तों, इन्होंने जब देखिए जिस तरीके से भारत में महात्मा गांधी ने बहुत सारे मूवमेंट चलाए थे, इस नेल्सन मंडेला ने भी क्या हुआ है, अफ्रीका में बहुत सारे मूवमेंट चलाए हैं। और इन्होंने 28 साल तक आप देखेंगे दोस्तों,
28 वर्ष तक दोस्तों यह जेल में व्यतीत किए थे और उसी जेल में अपनी आत्मकथा को लिखा जिसे कहा जाता है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आई होप सो दोस्तों समझ में आया। कितने वर्ष तक ये जेल में व्यतीत किए थे? 28 वर्ष तक जेल में व्यतीत किए। और इनकी आत्मकथा कौन सी है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इनके बारे में समझ में आ गया। आइए मिल्खा सिंह के बारे में दोस्तों देख लेते हैं। सभी के बारे में देखना है दोस्तों। देखिए ये एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से आप लोगों को कम से कम 5 क्वेश्चन तैयार होंगे। अगर मैं एक ही क्वेश्चन को बस बता देता, बराक ओबामा, नेल्सन मंडेला के बारे में ना बताता, मिल्खा सिंह के बारे में ना बताता, प्रियंका चोपड़ा के बारे में ना बताता, तो क्या मतलब निकलता है इस क्वेश्चन का? कोई मतलब नहीं निकलता। तो इनके बारे में बताना है हमें, इनके बारे में सबके बारे में देखना है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों टाइम लगेगा। 20 क्वेश्चन में आपको 40 से 45 से 50 मिनट देना ही पड़ेगा, तभी आप लोग सीख पाएंगे, वरना सीख नहीं पाएंगे। तो आइए मिल्खा सिंह के बारे में देखा जाए दोस्तों। मिल्खा सिंह, आप जानते हैं मिल्खा सिंह के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे मिल्खा सिंह, ठीक। इनकी एक पुस्तक है जिसे कहा जाता है द रेस ऑफ माई लाइफ। क्या कहा जाता है दोस्तों? इनकी पुस्तक है द रेस ऑफ माई लाइफ। हाँ, मेरे जीवन की क्या दौड़, मेरे जीवन की दौड़। क्या यहाँ लिख देता हूँ हिंदी में भी, मेरे जीवन की दौड़। क्या है दोस्तों? इनकी आत्मकथा है, ठीक। और देखिए इन्हें यह राष्ट्रमंडल खेल में दोस्तों, यह राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, इंडिविजुअल रूप से यह पहले क्या हैं? पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं। स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट, व्यक्तिगत रूप से पहले एथलीट हैं ये, पहले एथलीट खिलाड़ी हैं ये। एथलीट को खिलाड़ी भी कहा जाता है व्यक्तिगत रूप से। क्या दोस्तों? इंडिविजुअल तरीके से, व्यक्तिगत रूप से। तो आई होप सो दोस्तों समझ में आया। व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से। तो आई होप सो दोस्तों देख लीजिए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की है। अब आइए प्रियंका चोपड़ा के बारे में देख लिया जाए। प्रियंका चोपड़ा के बारे में देख लीजिए दोस्तों। प्रियंका चोपड़ा के बारे में यहाँ लिख रहा हूँ मैं। प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा है, ठीक है। इनकी एक आत्मकथा, एक पुस्तक है जिसे कहा जाता है अनफिनिश्ड अ मैन्योर। क्या? अनफिनिश्ड, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ अनफिनिश्ड, ठीक है, अ मेमोयर कहा जाता है, ठीक है। देख लीजिए प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक का नाम है अनफिनिश्ड अ मेमोयर। इसमें इन्होंने अपने, ठीक है, अपनी फिल्मी कैरियर और अपने पर्सनल लाइफ के बारे में इन्होंने क्या किया है, बताया है। इन्होंने क्या किया है, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल कैरियर के बारे में इसमें बताया है, ठीक। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फिल्मी कैरियर और अपने, फिल्मी कैरियर हो गया और अपने बारे में बताया है, अपने बारे में यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आई होप सो इतना समझ में आया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों। आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर वास्तुकला से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर वास्तुकला का मतलब होता है दोस्तों आर्किटेक्चर। वास्तुकला का क्या होता है? आर्किटेक्चर। वास्तुकला का मतलब होता है आर्किटेक्चर, ठीक है। देखिए थोड़ा सा यार है ना। तो आइए देखिए, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है दोस्तों? तो आइए आगे बढ़ा जाए। देखिए आप देखेंगे दोस्तों कि वास्तुकला से संबंधित 3 हैं। एक बेसर है, द्रविड़ है और नागर। ये नगारा नहीं है, इसे नागर शैली कहा जाता है। तो इसमें नहीं है ना, तो नहीं है का मतलब क्या? वो ऊर्ध्वाधर का नहीं है, कोई शैली नहीं होती है। तो कौन कौन सी होती है दोस्तों? आप लोग जानते हैं। देखिए नागर शैली, ये नागर शैली दोस्तों, ठीक है।
और एक दोस्तों देखेंगे आप लोग बेसर शैली, और तीसरा देखेंगे दोस्तों आप लोग द्रविड़ शैली। कौन शैली है? या 3 शैली आपको मंदिर की शैली देखने को मिलेगी, वास्तुकला की शैली। देखिए इस नागर शैली का जो विकास हुआ है दोस्तों, इस शैली का जो विकास हुआ है कहीं ना कहीं आप देखेंगे यह उत्तरी भारत में, ये कहाँ पे दोस्तों? यह उत्तरी भारत में इस शैली का विकास हुआ है। उत्तरी भारत में नागर शैली का विकास हुआ है। नागर शैली का क्या हुआ है दोस्तों? नागर शैली का विकास हुआ है। ठीक, ये भी देखिए दोस्तों, इसमें यह भी इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है कि नागर शैली में कौन कौन से, नागर शैली में कौन कौन से मंदिर क्या हैं, विकसित हैं। ठीक है, आते हैं तो देखिए दोस्तों, नागर शैली में जो मंदिर आपको देखने को मिलेगा वह मंदिर मैं लिख रहा हूँ। देखिए मंदिर जो है वह खजुराहो का मंदिर है, एमपी में खजुराहो का मंदिर है। ठीक है, उड़ीसा में आप देखेंगे दोस्तों लिंगराज का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, लिंगराज का मंदिर ये पूछा है, यह आपको देखने को मिलेगा दोस्तों उड़ीसा राज्य में। ठीक है दोस्तों, और यह आपको देखने को मिलेगा एमपी में। और एक और देखो कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है ना दोस्तों, कोणार्क उड़ीसा में, कोणार्क उड़ीसा में जो सूर्य मंदिर है, और जितने भी ये मंदिर हैं उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ उड़ीसा में, उड़ीसा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए ये जो नागर है और द्रविड़ एक ही जैसे ही क्या, एक ही जैसे मंदिर बनते थे, लेकिन इस नागर में आप देखेंगे दोस्तों कि मूर्तियां जो बनती थी, वह मूर्ति हमेशा मंदिर के अंदर बनती थी। इसमें मूर्ति देखेंगे दोस्तों, मूर्ति इसमें जो मूर्तियां थी, मूर्तियां जो बनी थी, मूर्तियां यह मंदिर के अंदर थी, मंदिर के अंदर बनती थी। क्या दोस्तों? मंदिर के अंदर, मंदिर के अंदर बनती थी। ठीक है, और द्रविड़ शैली में देखेंगे मंदिर है तो मंदिर में जो मूर्तियां होती हैं वह बाहर आप देखेंगे। जितने भी साउथ में मंदिर देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, वह सारे के सारे वह द्रविड़ शैली में बना है। तो इसे दक्षिण भारत का शैली भी कहा जाता है द्रविड़ को। आइए बेसर देखिए दोस्तों, यह बेसर आप देखेंगे, इस बेसर का एक यह जो बेसर है शैली दोस्तों, यह मध्य भारत की क्या है? शैली है। ये क्या है? यह मध्य भारत की, यह दोस्तों आप देखेंगे मध्य भारत की शैली है। क्या है दोस्तों? मध्य भारत की शैली है ये। ठीक है दोस्तों, तो इतना समझ में आया। इसके मंदिर देखेंगे दोस्तों, इसके मंदिर आपको वृंदावन में देखने को मिलेगा। वृंदावन का मंदिर, ये वृंदावन का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, किस शैली में? वेसर शैली में। किस शैली में दोस्तों? वेसर शैली में। द्रविड़ शैली आ जाइए दोस्तों, द्रविड़ शैली में देखिए तो देखिए इसे दक्षिण भारत की शैली भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? इसे दक्षिण भारत की शैली भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, शैली भी कहा जाता है क्योंकि इस शैली का विकास आप देखेंगे दक्षिण भारत में हुआ है, और दक्षिण भारत को आप जानते हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं इस दक्षिण भारत का विकास, दक्षिण भारत में ही इस शैली का विकास हुआ है जिसे कहा जाता है द्रविड़ शैली। और द्रविड़ शैली में जो मंदिरें बनी हैं मैं यहाँ देखो बताता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे रामेश्वरम का मंदिर। ठीक है दोस्तों, रामेश्वरम का मंदिर है। ठीक, दूसरा मंदिर देखने को मिलेगा आपको यहीं पे उड़ीसा में देखेंगे, राम स्वामी का मंदिर। एक और मंदिर देखने को, सब तमिलनाडु में है, राम स्वामी का मंदिर है। और देखेंगे दोस्तों राम स्वामी का मंदिर, और देखेंगे बृहदेश्वर का मंदिर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, बृहदेश्वर का मंदिर। ये सब आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। और मीनाक्षी मंदिर भी देखने को मिलता है, मीनाक्षी मंदिर, ये तो कई बार पूछा है दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर बताइए। ठीक है, तो रामेश्वरम का मंदिर, रामास्वामी का मंदिर, बृहदेश्वर का मंदिर, मीनाक्षी का मंदिर, यह किस शैली में बने हैं दोस्तों? यह द्रविड़ शैली में बने हैं, जो दक्षिण भारत की क्या होती है? यह शैली होती है। तो आई होप सो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब देखिए यह जो मंदिर है, इस मंदिर में जो मूर्तियां बनी थी दोस्तों वह बाहर की ओर बनी थी। इस मंदिर में जो मूर्तियां बनी है दोस्तों वो बाहर की ओर बनी है। तो आई होप सो दोस्तों आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, जो कि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। नागर शैली यह उत्तर भारत में इस शैली का विकास हुआ है। और देखिए
जो खजुराहो के मंदिर है वो नागर शैली में, लिंगराज का मंदिर नागर शैली में, कोणार्क का सूर्य का मंदिर, कोणार्क का मंदिर नागर शैली में। हाँ, और जो मूर्तियां बनी हैं दोस्तों इस मंदिर में जो मूर्तियां बनी हैं वह मूर्तियां अंदर बनी हैं, ठीक। हाँ, ये द्रविड़ देख लीजिए। और यह बेसर शैली का एक और पहचान है दोस्तों कि इसका जो आधार है और इसका जो पाद है, हाँ आधार है और जो उसकी ऊंचाई है ऊपर वाली, वह दोनों क्या होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। इसमें देखेंगे आप लोग, इसमें वृत्ताकार होती हैं, ये वृत्ताकार मूर्तियां होती हैं, वृत्ताकार मूर्तियां होती हैं ये दोस्तों, ठीक है। तो आई होप सो इतना समझ में आया। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं क्वेश्चन को बताने में और समझाने में टाइम तो लगेगा ही। अगर इतना ना बताया जाए और कहीं द्रविड़ शैली पूछ दे, कहीं मीनाक्षी मंदिर पूछ दे कि बताइए किस शैली में मंदिर बने हैं, तो क्या नहीं बता लेंगे आप। अगर पूछ दे कि बताइए कोणार्क का मंदिर जो है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, वो बताइए किस शैली में बना है, तो नहीं बता लेंगे, बिल्कुल बता लेंगे। तो आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए लेट्स हैव अ मूव। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए कितना शानदार प्रश्न आया दोस्तों। देखिए एजी टेंसले ने 1935 में की संकल्पना, यहाँ पे देखिए ये बना है ना, तो ये जो बना है गैप, इसमें भरना है आपको, सामने रखा। तो आप जानते हैं इकोसिस्टम, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को जानते हैं कब पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र भी कहा जाता है। इकोसिस्टम आप जानते हैं दोस्तों किसे कहा जाता है, इकोसिस्टम। इसके पिता एजी टेंसले होंगे। इकोसिस्टम एक प्राकृतिक क्या होती है, प्रक्रिया होती है, एक प्राकृतिक क्रिया होती है इकोसिस्टम। इसमें क्या होता है, सजीव जो चीजें होती हैं, जैसे जैविक घटक कहा जाता है, जैविक घटक जो होती हैं वह अजैविक घटक के साथ अन्योन्य आश्रित होती हैं। हाँ ठीक। तो इसमें इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैविक घटक का मतलब सजीव घटक, जैविक घटक, ठीक है, जैविक घटक तथा अजैविक घटक, जैविक घटक तथा पर्यावरण के बीच भी बोल सकते हैं आप लोग। यहाँ पे लिख लीजिए आप, बहुत आसान में बता दे रहा हूँ आप लोगों को। जैविक घटक तथा पर्यावरण, ऐसे सिंपल भाषा में लिख लीजिए, आसान भाषा में। जैविक घटक तथा पर्यावरण के बीच अन्योन्य आश्रित ही क्या कहलाता है, इकोसिस्टम। अन्योन्य आश्रित ही क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, इकोसिस्टम कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। तो लिख लीजिए दोस्तों, ठीक है, इकोसिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो आई होप सो समझ में आया। तो सजीव घटक, निर्जीव घटक आप लोग जानते हैं, जिसमें जीव पाया जाता है उसको सजीव घटक या जैविक घटक कहा जाता है, जिसमें जीव ना पाया जाए उसको निर्जीव घटक या आप अजैविक घटक बोल सकते हैं, बायोटिक, अबायोटिक। तो आई होप सो समझ में आया। आप जानते हैं गति से संबंधित नियम आया था, गति से संबंधित विषयक नियम जो दिया था वह न्यूटन ने दिया था ना। गति से संबंधित विषयक नियम कौन है, न्यूटन है। और शून्य खोज जानते हैं आप लोग किसने किया था, ये तो बताना ही नहीं है। श्वसन तो आप लोगों को साइंस में पढ़ाया जाएगा। श्वसन जानते हैं आप लोग दोस्तों। श्वसन का मतलब यह होता है, सिंपल से जानिए कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। सिंपल सा परिभाषा है। तो आइए आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत शानदार प्रश्न आ गया दोस्तों। ये प्रश्न देखिए तो शानदार प्रश्न है। संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, देख लीजिए तो। हाँ, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप, ठीक है, अमीनी द्वीप के द्वीपों को किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में शामिल कर दिया गया या मिला दिया गया। तो आइए दोस्तों देखिए, यह जब एक अधिनियम बना था, यह अधिनियम बना था 1965 में। अधिनियम जब बना था दोस्तों 1965 में, क्योंकि यह जो लक्षद्वीप, मिनिकॉय और यह अमीनी द्वीप है, ये जब अलग थे तो इन पे ज़्यादा आप देखेंगे दोस्तों, इन लोगों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। ज़्यादा ध्यान का मतलब इनका विकास रुक गया था, विकास नहीं होता था, जिस कारण भारत सरकार ने सोचा 1965 में कि इसको क्या कर दिया जाए, इन तीनों को एक लक्षद्वीप में अगर मिला दिया जाए तो कहीं ना कहीं जब लक्षद्वीप का विकास होगा तो इनका भी विकास होगा। तो क्या किया गया, 1965 में अधिनियम बना था दोस्तों। कब बना था, 1965 में अधिनियम बना,
ठीक है। उसके बाद आकर के 1973 में दोस्तों इसको क्या कर दिया, तीनों को शामिल कर दिया गया। क्या कर दिया गया, तीनों को शामिल कर दिया गया। तो आई होप सो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है, शामिल कर दिया गया। तो ठीक है, आइए तो इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों, 1973। आप लोग भी सॉल्व करते रहिए, देखिए क्या क्या प्रश्न है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। हाँ, ये देखिए शानदार प्रश्न आ गया दोस्तों, शानदार प्रश्न है। नवंबर 2020 में कक्षा में लॉन्च किए गए स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान में 3 अमेरिकी और 1 अंतरिक्षयात्री सवार थे, वह कौन थे? आप जानते हैं, हाँ स्पेस एक्स के बारे में जानते हैं दोस्तों। पहले समझ लीजिए, स्पेस एक्स के बारे में जानते हैं। यह अमेरिका की क्या है, एक अमेरिका की एक प्राइवेट क्या है, कंपनी है, जो क्या करती है, सैटेलाइट को लॉन्च करती है। ये पैसा बहुत लेती है, ठीक है। यह एक क्या है, एक एजेंसी है, प्राइवेट एजेंसी है दोस्तों। यह एक प्राइवेट एजेंसी है, कहाँ की, अमेरिका की प्राइवेट एजेंसी है, जो क्या करती है, प्रक्षेपण करती है, सैटेलाइट प्रक्षेपण करती है, एजेंसी, ठीक है, एजेंसी है प्राइवेट। क्या करती है काम, अमेरिका की है दोस्तों, ये अमेरिका की। इसके जो फाउंडर इस समय हैं, फाउंडर और सीईओ देखेंगे दोस्तों तो एलन मस्क हैं। कौन है दोस्तों, एलन मस्क हैं। कौन है, एलन मस्क। तो स्पेस एक्स जान गए। तो 2020 में स्पेस क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान में भेजा गया था, ठीक। तो इसमें देखिए 3 तो अमेरिका के थे और 1 जापानी था, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जापानी। तो स्पेस एक्स जान गए, प्राइवेट एजेंसी है अमेरिका की, और इसके जो फाउंडर एंड सीईओ कौन है, एलन मस्क। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आई होप सो समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला प्रश्न, कितना शानदार प्रश्न आ गया दोस्तों। हाँ ये देखिए, तो इसको करिए तो मैं समझूं कि आप लोग कर लेंगे। करिए इसको सॉल्व, आगे बताइए। देखिए क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करिए तो बताइए। तो हाँ, ऑप्शन में थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, ऑप्शन मेरे से एरर हो गया है, तो ऑप्शन में क्या कर रहा हूं, इसको बना रहा हूं ऑप्शन। ये मैं पीपीटी बना रहा हूं दोस्तों, तो गड़बड़ हो जा रही है, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिएगा आप लोग। पीपीटी गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ नहीं हुआ है, तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं। पहला, हाँ यहाँ पे हमने दे दिया 5%, दूसरा हमने दे दिया 20%, तीसरा ऑप्शन हमने बना दिया 25%, चौथा हमने ऑप्शन बना दिया 50%, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज, या जो खराज है ना दोस्तों, यह क्या है, यह एक कर है, किसानों पर लगाया गया क्या है, कर है, कृषि कर कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है कृषि कर, ठीक। तो कृषि कर किस पे लगाएंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं किसानों पे तो लगाए जाते हैं ना। तो कृषि कर है, खराज का मतलब क्या है, कृषि कर है। तो कहा जाता है, ये प्रश्न आता है कि बताइए हाँ कि क्वेश्चन में आता है कि वह कौन सा क्या दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसके शासनकाल में सबसे ज्यादा कृषि पे टैक्स पे करना पड़ा। तो कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कितना परसेंट, 50% टैक्स लेता था ये कृषि कर खराज। और आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं दोस्तों, इसका जो वास्तविक नाम था, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा जान लीजिए दोस्तों। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यहाँ लिखता हूँ। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल था दोस्तों 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक था। कितना था, 1296 एडी से लेकर के 1316 एडी तक इसका क्या था दोस्तों, कार्यकाल था। किसका कार्यकाल था, 1296 से 1316 ईस्वी तक किसका कार्यकाल था। हाँ देखिए इसका जो वास्तविक नाम था दोस्तों, इसका जो वास्तविक नाम था किसका, अलाउद्दीन खिलजी का जो वास्तविक नाम था आप जानते हैं गुरसास्प, या इसको जूना खान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूछा हुआ है, गुरसास्प, गुरसप भी आता है, गुरसास्प, ठीक, या गुरसप आता है, गुरसप भी आता है, गुरसप, या इसको कहा जाता है जूना खान भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, जूना खान, जूना खान। तो आई होप सो, गुरसास्प बोलिए या गुरसप भी कहा जाता है, ठीक, वास्तविक नाम था। और देखिए इसी के शासनकाल में पूछा जाता है प्रश्न कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन था, तो मलिक मोहम्मद जायसी।
इसी के शासनकाल में आप देखेंगे दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी आए, जो कि क्या उन्होंने लिखा है पद्मावत के बारे में। पद्मावत में जो लिखा है इसी अलाउद्दीन खिलजी का है क्या है, पूरा यात्रा वृत्तांत के बारे में क्या है मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या किया है, बताया है। तो पूछा जाता है पेपर में कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहाँ से पता चलता है, तो आप क्या लगाएंगे आप लोग, पद्मावत के बारे में। हाँ, पद्मावत से क्या निकलता है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पता चलता है। तो पद्मावत किसने लिखा है, हाँ पद्मावत किसने लिखा है जानते हैं दोस्तों, लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, और ये शानदार प्रश्न है दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं। आइए देखिए, ऋग्वेद को कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऋग्वेद को कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है, तो इसका आंसर आप लोग जानते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन सबसे टफ कहा जाता है इसको। क्या है आंसर, 10 मंडल। तो दोस्तों देखिए, ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे हमेशा पूछा जाता है ऋग्वेद के बारे में। देखिए ऋग्वेद में मंडल कितने हैं दोस्तों, मंडल आप देखेंगे ऋग्वेद में मंडल तो 10 हो गए ना दोस्तों, ठीक 10 हो गए। और इस 10 मंडल में आप देखेंगे एक ही मंडल हमेशा बार बार पेपर में पूछा जाता है, वह कौन मंडल है, 7वां मंडल, जो कि सबसे क्या है महत्वपूर्ण मंडल है। वह मंडल मैं लिख रहा हूं दोस्तों, आप जानते हैं इस 10 मंडल में जो 7वां मंडल है दोस्तों, जो 7वां मंडल है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी मंडल में 7वें मंडल में सुदास और 10 राजाओं के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसे कहा जाता है 10 राजास्य युग भी कहा जाता है, युद्ध कहा जाता है। तो 7वें मंडल में युद्ध की बात की गई है। 10 राजाज्ञा युद्ध, इसमें क्या है 10 राजाज्ञा युद्ध के बारे में बताया गया है दोस्तों, ठीक है। और यह युद्ध जो हुआ था वह सुदास युद्ध था, सुदास और 10 राजाओं के बीच क्या हुआ था दोस्तों, युद्ध हुआ था 10 राजाओं के बीच। यहां मैं लिख देता हूं 10 राजाओं, इसमें जो सुदास क्या हुए थे, विजय हुए थे। सुदास विजय हुए थे, और कौन हारा था, पराजित कौन हुआ था दोस्तों, 10 राजा क्या हो गए, पराजित हो गए, पराजित, ठीक है। और यह भी पूछा जाता है कि बताइए यह किस नदी पर लड़ा गया है, तो यह दोस्तों आप जानते हैं रावी नदी। और इस रावी नदी को जानते हैं दोस्तों प्राचीन काल में परुष्णी भी कहा जाता था। यहां मैं लिख देता हूं परुष्णी को रावी को क्या प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, परुष्णी। तो परुष्णी नदी के तट पे 7वें मंडल में यह उल्लेख किया गया है कि परुष्णी नदी या रावी नदी के तट पे 10 राजाज्ञा युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ, जिसमें सुदास विजय हुए और 10 राजा क्या हुए, पराजित हो गए। उसे ही कहा जाता है क्या, 10 राजाज्ञा युद्ध। तो आई होप सो दोस्तों ये समझ में आ गया। अब देखिए ऋग्वेद जानते हैं आप लोग, सबसे पहले सनातन धर्म जो पहला धर्म माना जाता है, सनातन धर्म इसी में है ना दोस्तों। सबसे पहले जो सनातन धर्म का जो मिलता है स्रोत, सनातन धर्म का स्रोत सबसे पहले क्या, इसे ही माना जाता है। और इसे सबसे प्राचीन ग्रंथ भी कहा जाता है, सबसे प्राचीन ग्रंथ भी कहा जाता है, सबसे प्राचीन ग्रंथ भी कहा जाता है, प्राचीन ग्रंथ भी कहा जाता है, ग्रंथ भी कहा जाता है दोस्तों। आई होप सो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग क्या करिए, लाइक करिए, शेयर भी किया करिए। इसमें हम लोग की बहुत ही एफर्ट है दोस्तों, आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन क्या कलेक्शन करके लाया जा रहा है कि सारा का सारा चीज़ बताया जाए। तो क्या आप लोग नहीं कर लेंगे, 10 मंडल हैं, 7वें मंडल में क्या युद्ध हुआ है, और इसी ऋग्वेद में ही सनातन धर्म की पहली बार क्या उल्लेख हुआ है, जो सबसे पुराना धर्म माना जाता है, और इसे सबसे प्राचीन वेद भी कहा जाता है। तो आई होप सो दोस्तों देख लीजिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए लेट्स हैव अ मूव। आगे दोस्तों मूव किया जाए आगे। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस देश में आईसीसी का मतलब आप जानते हैं दोस्तों, यह हमेशा अक्सर पेपर में पूछा जाता है आईसीसी के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल या परिषद भी कहा जाता है। कहाँ पे मुख्यालय, यूएई, इस यूएई के दुबई में है। देखिए यूएई के बारे में थोड़ा जानिएगा दोस्तों, यूएई किसे कहा जाता है, यूएई आज क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। यूएई का मतलब होता है यूनाइटेड, मैं लिख देता हूं दोस्तों, यूनाइटेड अरब
यूनाइटेड अरब, हाँ यूनाइटेड अरब इमिरेट्स होता है। इमिरेट्स क्या कहा जाता है? इसको हिंदी में बोलेंगे संयुक्त अरब अमीरात। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? संयुक्त अरब, इसको संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह जो यूएई बना है दोस्तों, यह एक देश नहीं है। जिस तरीके से भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक उसी प्रकार जो यूएई है इसमें 7 क्या है? 7 इमिरेट्स से मिलके बना है। ये 7 इमिरेट्स से मिलके क्या बना है? यूएई बना है। इमिरेट्स, हाँ 7 इमिरेट्स से मिल करके यूएई बना है। से मिल करके क्या बना है दोस्तों? यूएई बना है, मिलकर बना है यूएई। और इसकी राजधानी जो है दोस्तों, यूएई की जो राजधानी है कहा जाता है अबू धाबी। क्या है दोस्तों? अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी। ठीक, अबू धाबी। तो इतनी बात समझ में आई दोस्तों? तो आई होप सो, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए थोड़ा सा हम लोग आईसीसी के बारे में देख लेते हैं। आईसीसी के बारे में, आईसीसी के बारे में देखिए। आईसीसी के बारे में आप लोग जानते हैं दोस्तों, आईसीसी के बारे में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहा जाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट होते हैं वह इसको क्या करती है? रेगुलेट करती है, चलाती है आईसीसी। और इसी आईसीसी के अंडर में जितने भी विश्व के जितने भी क्रिकेट बोर्ड होते हैं सब इसी के अंडर में क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, और फंडिंग भी करती है आईसीसी, उनको फंडिंग भी करती है और देती भी है, पैसा भी उसमें हाँ प्रोवाइड करती है। तो आईसीसी, तो सबसे पहले आप जानिए दोस्तों आईसीसी की स्थापना वर्ष आप देखिएगा। आईसीसी का स्थापना वर्ष, तो आईसीसी का स्थापना वर्ष जानते हैं दोस्तों कब हुआ था? यह 15 मई को आप देखेंगे, 15 मई, हाँ 15 मई 1909 को, 15 मई 1909 को क्या हुआ? इसका स्थापना हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो देख लीजिए ध्यान से। 15 मई 1909, 15 मई 1909 नहीं है, सॉरी, या मई की जगह जून कर लीजिएगा, ये जून होगा। 15 मई नहीं, 15 जून होगा, सॉरी 15 जून होगा, अब सही है। 15 जून स्थापना कब हुआ है? 15 जून 1909 को स्थापना हुआ है। इसका देखिए हेडक्वार्टर देखेंगे दोस्तों, हेडक्वार्टर आप देखेंगे दोस्तों तो दुबई में है, दुबई में। ठीक, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष देखेंगे दोस्तों, अध्यक्ष वर्तमान में अध्यक्ष देखेंगे तो जहां जॉर्ज वर्गले हैं। कौन है दोस्तों? जॉर्ज वर्गले। कौन है? जॉर्ज वर्गले वर्तमान में स्थित। तो देख लीजिए सारा का सारा हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना 15 जून 1909 को। इस हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज वर्गले। और आईसीसी का, हाँ देखिए आईसीसी का 2023 में क्या होगा? वर्ल्ड कप होगा। 23 में वर्ल्ड कप होगा भारत में। आईसीसी का वर्ल्ड कप होगा भारत में। वर्ल्ड कप कौन सा दोस्तों? वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप मेंस का होगा। कौन सा होगा? मेंस का। क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा? भारत में अगले साल। तो आइए देख लीजिए, ये भी देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में, कितना शानदार प्रश्न है दोस्तों। देखिए मैं सारा का सारा आप लोगों का रिवाइज करा दूंगा, चाहे हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, इसमें आपका साइंस भी सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा इसी में। देखिएगा प्रैक्टिस सेट में, और इतना फायदा मिलेगा। देखिए दोस्तों आप कितना हो भी पढ़ लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी तो सिलेक्शन होगा। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस का सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में उनके प्रयासों के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग सुरक्षित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा हाँ भारत में कौन सा मिशन शुरू किया गया था? कितना शानदार प्रश्न है। कोई कहेगा क्या? कोई कहेगा एसएससी जीडी का प्रश्न है? देखिए कोई कहेगा, ये तो लग रहा है कि आईएसपीसीएस का प्रश्न है दोस्तों। देखिए कितना बड़ा प्रश्न बनाए हैं, लेकिन आप देखेंगे ये एसएससी जीडी में पूछा गया है। और कब पूछा गया है देख लीजिए। विश्वास नहीं तो आप क्या करिएगा, जाइएगा बुक परचेज करिएगा, देख लीजिएगा कि पूछा है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व जो युद्ध हुआ था दोस्तों 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। ठीक है, 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। और उसी समय आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने क्या किया था?
ब्रिटेन ने भारत का सहयोग लेने के लिए, ब्रिटेन ने भारत का सहयोग लेने के लिए एक स्टैफोर्ड क्रिप्स, मैं लिख देता हूं यहां पे स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 1942 में क्या किया, इनको भेजा भारत, क्या किया, भारत भेजा, क्या करने के लिए, मेन उद्देश्य क्या था, ब्रिटेन, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए, भारत की स्थिति को जानने के लिए कि जाइए आप भारत का समर्थन लीजिए कि भारत के निवासी क्या हो जाएं, शामिल हो जाए, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध में हम लोगों की सेनाएं क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो उसी लिए उसी के लिए स्टैफोर्ड क्रिप्स को क्या 1942 में क्या एक प्रस्ताव बना जिसे कहा जाता है स्टैफोर्ड क्रिप्स प्रस्ताव, और उनको भेजा गया कहाँ, मिशन बना करके भारत में, किस लिए, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग पाने के लिए, लेने के लिए इनको भेजा गया कि जाइए आप क्या करिए, ब्रिटेन भारत जाइए और सहयोग लीजिए। तो कहीं ना कहीं समझ में आया। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर आप जानते हैं भारत में गांधी और इरविन समझौता भी हुआ था दोस्तों। गांधी इरविन समझौता आप जानते हैं 1931 में हुआ था ना, गांधी इरविन समझौता। और साइमन कमीशन के बारे में आइए देख लेते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए आगे देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, आप लोग अब थोड़ा सा जान देते हैं हम लोग अलग। अब देखिए दोस्तों, मैं सारा चीज़ बताऊंगा आप लोगों को कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट होगा, एडवांटेज बहुत मिलेगा। अब देखिए साइमन कमीशन के बारे में जानिए दोस्तों। देखिए साइमन कमीशन इतना जानदार तरीके से बता रहा हूँ, आप लोगों को समझ लेंगे आप लोग एक ही बार में। साइमन कमीशन क्या होता है, देखिए दोस्तों, साइमन कमीशन का मतलब यह है कि भारत में स्थिति का जायजा लेने के लिए कि भारत में कैसे नियम कानून चल रहे हैं, कि भारत में क्या हो रहा है, उसी का जायजा लेने के लिए 1927 में पहली बार क्या हुआ, साइमन कमीशन का गठन हुआ। ध्यान से देखिएगा, 1927 में सबसे पहली बार साइमन कमीशन का गठन हुआ। और यह दोस्तों जानते हैं आप लोग, यह भारत में 2 बार आया था। भारत में क्या है, यह भारत में 2 बार आया था, और इसका भारत में पूरी तरीके से दोस्तों क्या हुआ, विरोध हुआ। इस साइमन कमीशन का भारत में इसलिए विरोध हुआ था क्योंकि इसमें भारत के कोई भी इसमें अस्थायी सदस्य नहीं थे, कोई भारत का सदस्य नहीं था, सिर्फ कौन सदस्य थे, ब्रिटेन ही सदस्य थे, जिस कारण क्या इसको भारत में पूरी तरीके से बहिष्कार किया गया। तो आइए देखें, तो 2 बार आया था, 2 बार, कितनी बार दोस्तों, 2 बार यह आया था, ठीक है, 2 बार। एक पहली बार जो आया था 1928 में, प्रश्न पूछा जाता है पहली बार जब आया था दोस्तों साइमन कमीशन पहली बार भारत में, तो यह आया था फरवरी और मार्च मंथ में। फरवरी मार्च मंथ कब आया था दोस्तों, फरवरी मार्च मंथ 1988 में, अरे सॉरी 28 में ना, 1928 में फरवरी मार्च। और दूसरी बार जब आया दोस्तों, तो दूसरी बार जब आया था अक्टूबर में। कब आया था दोस्तों, अक्टूबर 1928 में। आई होप सो दोस्तों समझ में आ रहा है। और इसका विरोध हुआ था ना, इसका विरोध भी हुआ था साइमन कमीशन का, इसका विरोध भी हुआ था साइमन कमीशन का भारत में, विरोध भी हुआ था भारत में। क्यों विरोध हुआ था दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। अब ये कब लागू हुआ दोस्तों, यह लागू हुआ था दोस्तों 1930 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ दोस्तों, 1930 में, ठीक है। तो देख लीजिए स्थिति का जायजा। तो क्रिप्स मिशन हो गया, और क्रिप्स मिशन भी हो गया, साइमन कमीशन भी हो गया। देख लीजिए ध्यान से, गठन कब हुआ पूछा जाता है 1927 में, 2 बार। पहली बार कहाँ है, मुंबई में आया था पहली बार। कहाँ आए थे दोस्तों, मुंबई में। कहाँ पे आए थे दोस्तों, मुंबई में आए थे पहली बार, मुंबई में पहली बार आए। ये भी प्रश्न पूछा है, तो ध्यान से देख लीजिए। कब गठन हुआ, 1987 में। गठन कहाँ हुआ था, वही ब्रिटेन में ही गठन हुआ था दोस्तों। कहाँ गठन हुआ था, ब्रिटेन में ही, ठीक है, ब्रिटेन में। तो आइए अब देखा जाए, आगे बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये शानदार प्रश्न है दोस्तों कि महाधिवक्ता के प्रसाद प्रयत्न का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, पहले समझ लीजिए। प्रसाद प्रयत्न का जो शाब्दिक अर्थ होता है या क्या अपने, इसका मतलब होता है कि जैसे कि
अपने उस पद पे बना रहना, अपने पद पर बने रहना, इसका मतलब होता है अपने पद पर बने रहना को क्या कहा जाता है? बने रहना क्या कहा जाता है? प्रसाद प्रयत्न कहा जाता है, अपने पद पर बने रहना। तो देखिए महाधिवक्ता और महान्यायवादी में यही है। महान्यायवादी का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 76 में आर्टिकल 76 में भारत सरकार के द्वारा का मतलब राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र में एक क्या होना चाहिए? एक विधिक अधिकारी होना चाहिए या एक कानूनी अधिकारी होना चाहिए, जिसे कहा जाता है क्या? महान्यायवादी कहा जाता है। वह भारत का यानी सेंट्रल का सबसे उच्च एवं प्रथम विधिक अधिकारी होता है। तो सेंट्रल की बात हो गई किस आर्टिकल के तहत? 76 आर्टिकल के तहत। लेकिन आप देखेंगे दोस्तों कि राज्यों में ये कहा गया है कि आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल क्या करेगा? प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता को नियुक्त करेगा, और यही महाधिवक्ता जो होगा दोस्तों राज्य का क्या होगा? सबसे बड़ा विधि या कानूनी अधिकारी होगा। किस आर्टिकल के तहत? 165 आर्टिकल के तहत कौन नियुक्त करेगा? राज्यपाल नियुक्त करेगा। किसको? राज्यपाल नियुक्त करेगा महाधिवक्ता को प्रदेश में, महाधिवक्ता को प्रदेश में, ठीक है, महाधिवक्ता को नियुक्त करेगा प्रदेश में। अगर सेंट्रल में ये तो हो गया राज्यपाल के, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? राज्यपाल। अगर देखा जाए सेंट्रल में, केंद्र में देखा जाए दोस्तों, तो आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र में एक महान्यायवादी का क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। किसका दोस्तों? महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। और वह यह जो है क्या है? यह एक विधि अधिकारी एवं कानूनी क्या होगा? अधिकारी होगा, सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होगा। ठीक है, तो बात समझ में आई? आइए देखिए, और इसे किसी भी न्यायालय में बैठने का क्या है? अधिकार है। संसद में बोलने को भी क्या है? अधिकार है। और किसी भी न्यायालय में इसे बैठने का क्या है? अधिकार है। तो आइए देख लीजिए। हाँ, महान्यायवादी के लिए आर्टिकल कितना है? 76, और महाधिवक्ता के लिए आर्टिकल कितना है? 165। ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे 11 नंबर हो गया। अब आइए शानदार प्रश्न। सॉरी, कितना क्वेश्चन हुए थे? 10 हो गया था, 9, अच्छा 11 नंबर आ गया था क्या यहाँ पे? ओ सॉरी, 11 यहाँ आ गया है, तो बाय मिस्टेक हो गया है। चलिए इसको देखते रहिए। हाँ 10 यहाँ है, ठीक है, इधर उधर हो गया, सॉरी, उसके लिए माफी चाहते हैं। चलिए, क्वेश्चन से इस नंबर से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। मतलब क्या है मेरे? क्या हमें मतलब? इस क्वेश्चन से मतलब है, इससे मतलब नहीं है हमें। क्या नंबर क्या है, कोई मतलब नहीं है इसमें। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। तो कब किया गया? आप जानते हैं दोस्तों कि पहली बार आप जानते हैं दोस्तों, पहली बार 1885 में ही ना, 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में क्या हुआ? हाँ, अधिवेशन हुआ कांग्रेस का पहली बार। अब देखिए, अब ये देखिए तो आप लोग 1906 में थोड़ा देख लीजिए। 1906 में देखिए, 1906 की बात है, कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था। 1906 में कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। ठीक, अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। देखिए, इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए थे दोस्तों, जो अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। क्यों? देखिए, इसी में जानते हैं आप लोग दोस्तों, इसी कलकत्ता अधिवेशन में कि नरम दल और गरम दल वो दोनों में क्या हुआ? फूट तो नहीं हुआ था, लेकिन बटने की भी संभावना हो गई थी इसमें, लेकिन इसमें बटे नहीं थे। नरम दल वाले लोग कह रहे थे कि मेरे जो क्या है सर्वे सर्वा नरम दल वाले,
वो बनेंगे, और गरम दल वाले कह रहे थे वो क्या बनेंगे, मेरे प्रेसिडेंट बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस के। तो उसमें जो गरम दल वाले में थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, वो बहुत ही क्या है, गरम दल के नेता थे। और नरम दल में आप देखेंगे जो सर्वे सर्वा थे वह दादा भाई नौरोजी थे। लेकिन जब 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उस समय दादा भाई नौरोजी भारत में नहीं थे, ये लंदन में थे ये। तो उनको लंदन से बुलाने के बाद बुला करके क्या कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, कब, 1906 में। अब देखिए, और इसी कांग्रेस के उन कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार दोस्तों स्वराज्य की क्या हुई, मांग हुई। पहली बार, ये पेपर में आया है, पहली बार दोस्तों, पहली बार क्या हुआ, स्वराज्य की मांग हुई। क्या हुई दोस्तों, स्वराज्य की डिमांड हुई, स्वराज्य की मांग हुई। किस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। तो आई होप सो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए ध्यान से, अब आगे बढ़िए। ये नंबर थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, हाँ 12 नंबर आ जाइए, 12 नंबर देखिए, ठीक है। अब आइए अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा, हाँ यहां से, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में, हाँ दूसरे हाथ में ढोल लेकर किया जाता है। ढोल लेकर, ढोल है क्या है दोस्तों, ढोल लेकर किया जाता है, ये कौन सा नृत्य है। तो आप जानते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, पाइका है। और यह पाइका नृत्य दोस्तों जानते हैं, पाइका जो नृत्य है ये, इसको लोक नृत्य कहेंगे। और लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में हमने बताया था, पाइका नृत्य जो है दोस्तों उड़ीसा में है। उड़ीसा की क्या है, लोक नृत्य है। कहाँ की दोस्तों, उड़ीसा की लोक नृत्य है ये पाइका नृत्य। इसमें एक हाथ में तलवार लेकर के और दूसरे हाथ में ढोल लेकर के क्या किया जाता है, कराया जाता है। संथाल जानते हैं दोस्तों, संथाल यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये, हाँ ये झारखंड वाले में देखने को मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा, आदिवासी क्षेत्र में। और कर्मा भी जानते हैं मध्य प्रदेश का है, और जगुर तो कभी आया नहीं है, ठीक है। तो आइए देख लीजिए ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन हो गए, 13 नंबर आ जाइए। 13 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महिला T20 चैलेंज क्रिकेट 2020 का शीर्षक प्रायोजक, ये पेपर में आया है दोस्तों। तो जानते कौन है, आंसर जियो। जियो के बारे में जानते हैं आप लोग, पेटीएम के बारे में जानते हैं, ड्रीम 11 क्या है, अनअकैडमी जानते हैं। पेटीएम आप जानते हैं दोस्तों, पेटीएम के बारे में जानते हैं, पैसा पे किया जाता है, ठीक। जियो के बारे में जानते हैं, कंपनी है, भारत की सर्वश्रेष्ठ कंपनी में आता है। ड्रीम 11 के बारे में जानते हैं दोस्तों, एक फैंटेसी लीग है, इसमें क्या किया जाता है, बैट लगाया जाता है। अनअकैडमी जानते हैं, ये क्या है, एजुकेशन में है, अनअकैडमी ऐप है, ये भी जानते हैं आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 क्वेश्चन हो गए, 14 नंबर पे आ जाइए दोस्तों। 14 नंबर पे, हाँ शानदार प्रश्न है दोस्तों, और 5-6 क्वेश्चन बचे हैं, इसको कर लिया जाए। शानदार प्रश्न, 14 जून नहीं है, सॉरी 14 नंबर का क्वेश्चन है ये। जून 2020 में जारी की गई फीफा विश्व कप रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है। और यह पेपर में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 2020 में आया है, लेकिन 2022 का भी देख लीजिएगा। तो 2020 में जो भारत की रैंकिंग थी दोस्तों वह 100 क्या है, 108 थी। लेकिन 2022 में रैंकिंग देखेंगे दोस्तों, 2022 में रैंकिंग देखेंगे भारत की, वह रैंकिंग कितनी है दोस्तों, 2022 में रैंकिंग देखेंगे दोस्तों तो 100 कितना है दोस्तों, 106 पर है। 2022 में कितनी रैंकिंग है भारत की, 106। अब 2022 जानते हैं दोस्तों खत्म होने वाला है, तो 106 है। अब देखिए फीफा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों, हम लोग फीफा के बारे में देख लेते हैं, फीफा के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले फीफा का तो फुल फॉर्म कई बार पूछा है पेपर में, पूछा है कि नहीं जी, कई बार पूछा है। तो फीफा देखिए, फीफा का होता है फेडरेशन, फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल, यहां मैं लिख देता हूं फेडरेशन इंटरनेशनल, डी फेडरेशन, द को डी यहां बोला जाता है, लिखा गया है डी। फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है दोस्तों, फुटबॉल एसोसिएशन। तो ध्यान से देखिएगा, स्थापना देख लेते हैं दोस्तों, स्थापना इसका देख लेते हैं, स्थापना, ठीक है, स्थापना देख लेते हैं। इसका जो स्थापना हुआ था दोस्तों वह 21 जून को हुआ था। कब हुआ था,
21 जून 1904 में। कब हुआ दोस्तों? 1904 में। कब हुआ था? 1904 में। ठीक, हाँ आगे आइए। अब देखिए दोस्तों 1904 हो गया, ये तो सही है ना 1904, हाँ 1904 में, ठीक है बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए 1904 हो गया। अब देखिए इसके प्रेसिडेंट देख लीजिए दोस्तों, अध्यक्ष देख लीजिए, तो इसका अध्यक्ष देख लिया जाए दोस्तों। अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। इस समय वर्तमान में देखेंगे दोस्तों जियानी इन्फेंटिनो है। कौन है दोस्तों? जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है, जियानी इन्फेंटिनो वर्तमान में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? हेडक्वार्टर भी देख लिया जाए। हेडक्वार्टर जो है दोस्तों, हेडक्वार्टर का मतलब मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? ज्यूरिख या ज्यूरिख पढ़ा जाता है, यह देखने को मिलेगा दोस्तों स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये ज्यूरिख। तो आइए फीफा के बारे में देख लिया। इस समय जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है दोस्तों, इस बार जो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ है वो कहाँ हुआ है? कतर में। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है दोस्तों, मैं यहाँ लिखता हूँ 2022 का, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। आगे देखिए तो, हाँ आगे देखिए 2022 का फीफा वर्ल्ड कप, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप देख लीजिएगा दोस्तों। 2022 का देखिए फीफा वर्ल्ड कप, आप जानते हैं इस समय हाँ अर्जेंटीना किसके बीच हुआ है दोस्तों? अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस के बीच हुआ है ना, अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस के। तो इसमें विजय कौन रहा? इसमें विजेता रहा दोस्तों अर्जेंटीना, और उपविजेता रहा दोस्तों, उपविजेता कौन रहा? फ्रांस रहा उपविजेता, ठीक है दोस्तों। इस समय देखेंगे 2022 में 32 टीमों ने भाग लिया था। कितने दोस्तों? 32 टीमों ने भाग लिया। लेकिन दोस्तों देखिए आगामी आने वाले 2026 में, जो आगामी 2026 होगा, आगामी जो होगा टूर्नामेंट, आगामी 2026 में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा वह 3 देशों में होगा। एक कनाडा में होगा दोस्तों, कनाडा में, फिर आप देखेंगे दोस्तों यूएसए अमेरिका, और तीसरा जो देश है मैक्सिको देश है, ठीक है, आगामी होने वाला है 2026 में। और 2026 में यह निर्णय लिया गया है फीफा फेडरेशन के तहत कि दोस्तों कि 32 टीम तो 2022 में लिया गया था, लेकिन 2026 में 48 टीम को लिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक मजे की बात यह है कि उस 48 टीम में कहीं ना कहीं भारत की आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और 2026 में देखेंगे दोस्तों कि भारत भी क्या खेलते हुए नजर आ सकता है। कब? 2026 में। तो देखिए ये तो हो गया। अब कहाँ 2022 का कहाँ हुआ है? दोहा कतर में ना, दोहा में हुआ है। और दोहा कहाँ है? या मिडिल ईस्ट, हाँ गल्फ कंट्री में आता है दोस्तों दोहा। दोहा क्या है? गल्फ कंट्री में आता है दोहा, कतर, ठीक है, कतर, ठीक। फाइनल जो हुआ है लुसैल स्टेडियम में हुआ है। फाइनल जो हुआ है वह लुसैल में हुआ है। लुसैल स्टेडियम है, लुसैल स्टेडियम, ठीक है। देखिए करंट का भी इसमें हमने जोड़ दिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 14 हो गया। अब आ जाइए 15 नंबर पे। यहाँ 15 नंबर देखिए शानदार प्रश्न है दोस्तों, एकदम शानदार जानदार प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित में से किस वृक्ष पौधे का उपयोग खांसी और जुकाम के उपचार के लिए किया जाता है? तो कोई बात नहीं है, एकदम आसान है। कौन सा होगा? तुलसी। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ 16 नंबर प्रश्न, एकदम शानदार प्रश्न है। 16 नंबर यहाँ ऊपर नीचे हो गया है पीडीएफ में। 16 क्वेश्चन है। नवंबर 2020 में नीतीश कुमार लगातार कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर जानते हैं दोस्तों, सिंपल सा आंसर है, लगातार पूछा है दोस्तों। तो लगातार कितनी बार? तीसरी बार इन्होंने क्या किया है? मुख्यमंत्री बना है। लेकिन आप देखेंगे अभी इस समय वर्तमान समय में देखेंगे तो 8 बार मुख्यमंत्री शपथ, हाँ 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री पद की शपथ, मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं 8 बार, ठीक है। इसमें गठबंधन भी है आरजेडी से। आइए अगला
18 नंबर हो गया था, 16 नंबर, 17 नंबर आ जाए दोस्तों, सॉरी 17 नंबर, हाँ 17 नंबर यहाँ से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पेंशन भोगियों के लिए बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा शुरू की गई है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों जीवन प्रमाण। देखिए दोस्तों, यह भारत और राज्य की जितने भी योजनाएं हैं वो आपको एक वीडियो में करा दिया जाएगा, ठीक है। तो बस इतना जानिए, ये सब कराया जाएगा आप लोगों को एक एक वीडियो में बना करके। तो ये भी देख लीजिए, आंसर क्या होगा? जीवन प्रमाण। 17 नंबर हो गया। आइए 18 नंबर देखते हैं दोस्तों। हाँ 18 नंबर कहाँ चला गया? अच्छा आइए 18 नंबर देखिए। 16 नंबर भी हो गया है ना, 16 नंबर भी हो गया। आइए 18 नंबर, ऊपर नीचे हो गया। 18 नंबर देखिए, ला लीगा शीर्षक हाँ टेनिस से जुड़ा है, फुटबॉल से जुड़ा है, कि क्रिकेट से जुड़ा है, कि स्प्रिटिंग से जुड़ा है? बताइए किससे जुड़ा है? आप जानते हैं ला लीगा जो है शीर्षक जो है या स्पेन की क्या है? एक लीग एजेंसी है ना दोस्तों, क्या है? या स्पेन की है, स्पेन की क्या है दोस्तों? एक लीग शीर्षक है। क्या है दोस्तों? एक लीग शीर्षक है, ठीक है, शीर्षक है स्पेन की। और इसके तहत क्या फुटबॉलर क्या करते हैं? खेलते हैं। तो कौन सा होगा आंसर दोस्तों? फुटबॉल, ठीक है। टेनिस आप जानते हैं, क्रिकेट जानते हैं दोस्तों। जिस तरीके से क्रिकेट में आईपीएल नहीं होता है, लीग होता है, तो उस आईपीएल लीग में टीम होती है ना, तो टीम होती है तो उसमें प्लेयर होते हैं। तो इसी तरीके से ला लीगा है, ला लीगा के तहत क्या होते हैं? या हाँ एजेंसी है, आप शीर्षक भी बोल सकते हो, लीग भी बोल सकते हो, इसी के तहत खेला जाता है। तो स्पेन की है, देख लीजिए कहाँ की? स्पेन की। आइए अगला प्रश्न, 18 हो गया। अब 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शानदार प्रश्न। हाँ मई अगस्त, ये फिल करना है। मैं देखिए मेजर ध्यानचंद दोस्तों जानते रहिए, जानते हैं सभी लोग। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय क्रिकेट क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, हाँ स्टेडियम है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया। ध्यान दीजिएगा, कौन किया है? दिल्ली कार्यक्रम फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ अनुराग ठाकुर। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? अनुराग ठाकुर है। एक खेल मंत्रालय उस समय था इनके पास, कब? 21 में। हाँ खेल मामलों के मंत्रालय है, खेल मामले का मंत्रालय। और कहाँ पे है ये? मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था, कहा जाता है, अब भी कहा जा रहा है, लाइफ टाइम तक कहा जाएगा। हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, जादूगर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और आप जानते हो हाँ 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद दिवस भी मनाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय खेल कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद, इसको क्या? राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। कब? 29 अगस्त को। आइए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, और शानदार प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन आ जाए। देखिए ये शानदार प्रश्न है दोस्तों, भागिएगा नहीं आप लोग, देखिएगा। अंबुबाची एक बार नहीं कम से कम 10 बार यह पेपर में आया है, 10 बार। रेलवे दे लीजिए, एसएससी दीजिए, हर पेपर में पूछा जाता है कि अंबुबाची मेला और 2020-21 में आया है, मेला कहाँ लगता है? तो अंबुबाची मेला जानते हैं दोस्तों कि कामाख्या मंदिर है असम में, कामाख्या मंदिर है असम में आप देखेंगे दोस्तों, असम में कामाख्या मंदिर है, ये पूछा जाता है। कामाख्या मंदिर है दोस्तों असम में, वहीं पे लगता है ये कौन सा मेला? अंबुबाची का मेला। कौन सा मेला दोस्तों? अंबुबाची का मेला कहाँ लगता है? अंबुबाची का मेला असम में, ठीक। ये तो हो गया असम में कामाख्या मंदिर के पास। तमिलनाडु देखिए दोस्तों, तमिलनाडु के बारे में आप जानते हैं, तमिलनाडु का जो है हाँ जो नृत्य है, जो शास्त्र नृत्य कहा जाता है, मोहिनी अट्टम। कौन है दोस्तों? मोहिनी या मोहिनी अट्टम भी पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। हाँ मोहिनी अट्टम,
मोहिनी अट्टम कहा जाता है, या मोहिनी अट्टम भी बोल सकते हैं। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? इसको कहेंगे शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा नृत्य दोस्तों? शास्त्रीय नृत्य। और शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में हमने अंतर स्पष्ट किया था कि शास्त्रीय नृत्य को सीखना आसान नहीं है। इसको सीखना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन इसमें अनुभव चाहिए बहुत ज़्यादा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ये नृत्य। ये हो गया। असम का भी आ गया। आंध्र प्रदेश देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश में जानते हैं आप लोग दोस्तों, कुचिपुड़ी है। कौन सी दोस्तों? कुचिपुड़ी फेस्टिवल, ठीक है दोस्तों। और आप जानते हैं नागालैंड में दोस्तों, नागालैंड में देखने को मिलेगा आप लोगों को हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन सा? हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, देख लीजिए सारा का सारा हमने इसमें मेंशन कर दिया। तो आई होप सो दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है और मेरी और हमारे सब लोगों की मेहनत दिख रही है तो प्लीज़ इसको क्या करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ क्या करिए, इसको शेयर भी करिए। इससे आप लोगों को हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ये सिर्फ एसएससी जीडी में पूछा गया है, लेकिन मैं सारा का सारा देखो, मैं सारा का सारा ऑप्शन डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पर डिस्क्राइब करने की बात होगी वहाँ डिस्क्राइब किया जाएगा, हर क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया जाएगा और आप एक क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन सीखेंगे, यह मेरी क्या है, गारंटी है। तो आई होप सो दोस्तों कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, जो सब्सक्राइब नहीं किए उसको सब्सक्राइब भी कर देना आप लोग, ठीक है। तो चलिए मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।